सो हेलो एवरीवन। और आज हमारी है ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो चैप्टर नंबर 10 था एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स, इसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी। और इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर है वो किस हिसाब से चेंज होता है। ठीक है। और फिर हमने देखा था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या रोल प्ले करता है। ठीक है। तो हम उसी चैप्टर के आगे आज बात करने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी सी हैवी ऑन द कंटेंट होने वाली है, क्योंकि क्लास में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी हो सकता है आपने पहले ना पढ़ी हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में पूरी टाइम अपना अटेंशन लूज मत कीजिएगा। एक भी थोड़ा सा भी लैप्स हुआ अटेंशन और आप कोई चीज़ मिस कर देंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर के बारे में देखा था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मैंने बताया था कि हमारे अर्थ की सरफेस के ऊपर जो दबाव होता है वो कितना होता है। ठीक है, गैसेस का, हवाओं का। और वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर भी बताया था कि सरफेस से ऊपर जाते हुए किस तरीके से प्रेशर चेंज होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टली किस तरीके से प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और कहाँ पर हाई प्रेशर होता है, कहाँ पर लो प्रेशर होता है, टेम्परेचर कितना बड़ा रोल प्ले करता है प्रेशर में, ये हम देखने वाले हैं। चलिए, तो बात शुरू होती है यहाँ पर, हमारी जो कहानी शुरू होती है आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब ये होता है कि कोई भी लोकेशन पर अगर हम बहुत सारी लोकेशन को ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन से, पॉइंट से एक लाइन को, पॉइंट्स अलग अलग अर्थ पे लोकेशन है उसको एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। और वो कैसी लाइन होनी चाहिए, उस लाइन का जो प्रेशर होना चाहिए, मतलब उस लाइन पर जितनी प्लेसेस है उन सब का प्रेशर होना चाहिए सेम। आई एम रिपीटिंग, लाइन का, उस लाइन पर जितनी लोकेशन है सबका प्रेशर होना चाहिए सेम। जैसे मैं यहाँ पे येलो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस पूरी येलो लाइन पर जितनी लोकेशन है सबका प्रेशर है सेम। तो अब यहाँ पर हमको इसके आगे देखना है कि जब प्रेशर सेम है तो ये किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, हमने ये बेंट लाइन ही क्यों बनाई है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकती थी। तो यहाँ पर हमको देखना है। देखिए, मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है, यूरोप और एशिया का कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आइसोबार बन रहा है। अब यहाँ पर हर जगह जो प्रेशर है वो देखो 1020 मिली बार का है, ऊपर वाले में 1015 मिली बार। मतलब जहाँ जहाँ पर ये लाइन बन रही है उन उन लोकेशंस के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, सेम है। चलिए मैं इसका आपको रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। सबसे पहले हम एक अर्थ कंसिडर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बना दिया हमारा प्लेनेट अर्थ। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बहुत बार एग्जाम्स में आपको, अलग अलग एग्जाम्स में काम आता है, 11th क्लास में तो काम आएगा ही। ये मैंने बना दिए हमारे प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, ये क्या बना दिए मैंने, प्रेशर बेल्ट्स। अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक्स भी है, क्लास 9th 10th में भी आप पढ़ के आए हो। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो प्रेशर बेल्ट्स बनाने के बाद हमको देखना है कि इसमें क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड एट, आइसोबार क्या होते हैं, मेजर्ड कहाँ होते हैं, सी लेवल पे। मैं बनाता हूँ अर्थ का डायग्राम, उससे पहले ये देखते हैं। आइसोबार्स का मेजर होते हैं सी लेवल पे। जैसे मान लो जयपुर में मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है, तो मैं किसी पहाड़ी के ऊपर जाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल ज़मीन पे लूँगा। ठीक है, एकदम प्लेन पे, किसी माउंटेन के टॉप पे जाके मैं प्रेशर मेजर नहीं करूँगा। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एल्टीट्यूड से भी प्रेशर के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हाइट हमको कंसिडर नहीं करनी है। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या लिखा है, द सी लेवल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन ऑन वेदर मैप्स। ये हमको दे रखा है वेदर मैप्स, जो हमको बता रखा है कि जो सी लेवल पे क्या वेरिएशन है प्रेशर का, यही हम पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, तो नाउ अगर हम कंपेयर करें फिगर नंबर 10.1 को, देखें हम ध्यान से, इसमें कह रहा है फिगर नंबर 10.1 देखिए। इसमें क्या है कि लो प्रेशर के आसपास कुछ आइसोबार्स बने हुए हैं। अब आइसोबार्स का मतलब नहीं है कि वो लाइन ही हो, वो सर्कुलर फैशन में भी हो सकता है। देखिए, लो प्रेशर के पास एक आइसोबार बना हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से हाई प्रेशर के चारों तरफ भी आइसोबार बना हुआ है। देखिए मैं बता देता हूँ, यही यहाँ पे लिखा हुआ है।
लो प्रेशर सिस्टम इज एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार्स विद द लोएस्ट प्रेशर एट द सेंटर, ठीक है। हाई प्रेशर इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार्स विद द हाईएस्ट प्रेशर एट द सेंटर। देखिए हाई प्रेशर जहाँ पर है वहाँ पर भी आसपास आइसोबार्स बन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। अब सी लेवल के ऊपर कैसे पूरी दुनिया में किस तरीके से प्रेशर हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस जगह ज़्यादा है, ओशियंस में कम है क्या, ओशियंस में ज़्यादा है क्या, कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट्स में कम है, सन क्या रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थ बना के। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी प्लेनेट अर्थ, ठीक है। ये बना दी हमने अर्थ। अब इसके ऊपर वापस सेम चीज़ हम बनाएंगे प्रेशर बेल्ट्स। ये हमने ले लिया इक्वेटर। अब इक्वेटर से जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे दोनों तरफ, देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी थोड़ा सा ऊपर जाना है हमको और सदर्न हेमिस्फीयर में भी थोड़ा सा नीचे जाना है। अब इक्वेटर का जो ये वाली लाइंस होती है ना, इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स। क्या बोलते हैं इनको हम? इनको बोलते हैं हम ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक्स कौन से लेवल होते हैं। इंडिया ऑलमोस्ट इसी में लाई करता है, ठीक है। इंडिया एक्चुअली सब ट्रॉपिकल कंट्री है, पर कुछ पोर्शन ट्रॉपिक्स में भी लाई करता है। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हुई, इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रॉपिक्स। अब ये जो ट्रॉपिक्स होते हैं इनको हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में। ये बहुत छोटी सी एक पोर्शन होता है, ये इक्वेटर के आसपास होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब क्यों आया इक्वेटोरियल, क्यों बोला है, तो आप समझ गए कि इक्वेटोरियल क्यों है, इक्वेटर के आसपास है। इन ट्रॉपिक्स को क्या होता है, ट्रॉपिक्स में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। अब देखिए लो प्रेशर कैसे बनता है, अब हम देखेंगे। ज्योग्राफी असली स्टार्ट होती है यहाँ से। ये हमारा है सन। अब हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो एग्जैक्टली एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी टिल्ट है अपने एक्सिस पे। तो अर्थ थोड़ी सी टिल्ट है। इस टिल्ट की वजह से क्या होता है कि जितनी मैक्सिमम सनरेज आती है ना, वो मैक्सिमम सनरेज ट्रॉपिक्स पे तो गिरती है, पर वो हेमिस्फेयर के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे मान लो कि अगर सर्दियां हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो नीचे वाले ट्रॉपिक्स में नहीं आएगी, ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक्स में हमको मैक्सिमम सनलाइट देखने को मिलती है। ये क्यों होता है? ये टिल्ट की वजह से। अगर मान लो टिल्ट नहीं होता तो दोनों हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक्स में बराबर हीट पड़ती। अब देखिए अगर मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स चल रहे हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या पड़ेंगी? सबसे ज़्यादा सनरेज पड़ेंगी। अब जैसे ही सनरेज जिस जगह पड़ती है वहाँ का क्या होता है? वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है किसी जगह पर, तो हीट क्या करती है? हीट उस एयर को ऊपर की तरफ भेजती है। जैसे ये सन है, इस सन की हीट आई और वो जो हवा है वो हवा धीरे धीरे ऊपर जाएगी, क्योंकि गर्म हवा एक्सपैंड होती है, ठीक है। गर्म हवा क्या होती है? फैलती है, एक्सपैंड होती है। तो वो ऊपर जाएगी। हवा जैसे ही ऊपर जाएगी, तो ज़मीन पे जो गैसेस थी, जो एयर थी, जो भी विंड थी, वो तो वहाँ पर रही नहीं। तो जो एटमॉस्फेरिक का जो दबाव था एटमॉस्फेयर का, वो तो ऊपर चला गया। तो प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर यहाँ पर कम हो गया। इसलिए अब आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सन की रेज बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसका मतलब वहाँ पर कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर है, ठीक है। गर्मियों में ऐसा ही रहता है, हम लो प्रेशर में रहते हैं। तो ये तो हो गई कहानी ट्रॉपिक्स की, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ट्रॉपिक्स के बाद वाला जो हमारे पास में जो लेवल आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर बेल्ट्स कहते हैं, वो आता है ट्रॉपिक्स के नेक्स्ट। तो उनको हम कहेंगे सब ट्रॉपिक्स। उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे सब ट्रॉपिक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो एंड द एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो, ठीक है, जैसे हमने पढ़ाया, ठीक है। Along 30 degree north and 30 degree south are found the high pressure areas known as subtropical highs। अब हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की। लो प्रेशर हो गया क्लियर, अब हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल हाई की। तो इक्वेटो ट्रॉपिक से जस्ट बाद वाले कौन से हुए? ट्रॉपिक के जस्ट बाद वाले हुए सब ट्रॉपिक। वापस एक ऊपर एक नीचे वाले हेमिस्फीयर में। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एयर का सबसिडेंस हो रहा है, एयर नीचे आ रही है, ठीक है। अब ये कैसे आ रही है एयर, ये हम जानेंगे, लेकिन क्या हो रहा है कि एयर जमीन पे धस रही है ऊपर से। इक्वेटर में क्या हो रहा था? एयर हवा में जा रही है, इसलिए वहां पर नीचे कुछ बच नहीं रहा, इस वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था।
सब ट्रॉपिक्स में क्या होता है कि एयर का सब्सिडेंस होता है। जैसे ये मैंने जो ग्रीन एरोस बना रखे हैं ना, ये होते हैं हाई प्रेशर बेल्ट्स, इनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। सिर्फ हाई प्रेशर बेल्ट से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कैसे हैं। सब ट्रॉपिकल है, ठीक है, ये है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का मतलब ट्रॉपिक्स के बाद वाले। इसी तरीके से पोलर जब हम पढ़ेंगे तो सब पोलर पढ़ेंगे, मतलब पोल से बाद वाले, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया कि हाई प्रेशर है, क्यों है हाई प्रेशर, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एयर है वो सबसाइड कर रही है, मतलब वो एयर नीचे आ रही है। बिल्कुल सही समझे आप, एयर धस रही है जमीन के ऊपर। इक्वेटर में क्या हो रहा था, एयर राइज कर रही थी, ऊपर जा रही थी एयर, ठीक है। लेकिन सब ट्रॉपिक्स में एयर नीचे धस रही। आइए इसका मैकेनिज्म जानते हैं। ये हो गई हमारी लैंड की सरफेस, वापस बना देता हूँ। ये हो गई लैंड की सरफेस। अब यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट चीज़ ये बना लिया मैंने, इक्वेटर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। यहाँ से क्या हुआ, हवा ऊपर गई, देखिए इस तरीके से हवा गई हमारे ऊपर। और जैसे ही हवा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये साइडों में चली, साइडों में चली, उसके बाद वापस नीचे आई, ठीक है। हैवी हो जाती है हवा, मॉइस्चर भर जाती है, हवा ऊपर जाती है तो क्या बनते हैं, बादल। बादल एक टाइम बाद हैवी होते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो उस जैसे ही वो हवा ऊपर जाके वापस नीचे आ रही है, तो वो कहाँ पहुंच जाती है, वो ट्रॉपिक्स में पहुंच जाती है। वो सब ट्रॉपिक्स में पहुंच जाती है। पहले ट्रॉपिक से तो हवा में गई, अब ये क्या हुआ, सब्सिडेंस हुआ एयर का। कहाँ पर हुआ सब्सिडेंस, सब्सिडेंस हुआ है सब ट्रॉपिक में। तो जैसे ही सब ट्रॉपिक्स में एयर नीचे आ रही है, तो ये वाले कैसे एरिया होंगे, ये वाला एरिया बनेगा नीचे हाई प्रेशर। जैसे मैंने ग्रीन सर्कल बनाया ना, रेड से लिख रहा हूँ मैं हाई प्रेशर, ठीक है। ट्रॉपिक्स में क्या होता है, लो प्रेशर, फिर सब ट्रॉपिक्स में होता है हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हमारा चलता है। ये हम आगे जब हम ट्राइसेलुलर मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल से देखेंगे, पर अभी आप इतना समझिए, अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, सब ट्रॉपिकल हो गए, इक्वेटोरियल ट्रॉपिक्स हो गया, आई होप आपको समझ आएगा। इसके बाद हम चलेंगे सब पोलर। सब पोलर वापस क्या आ जाएगा, लो, ठीक है। तो ऐसे चलता है, लो फिर हाई फिर लो फिर हाई, ठीक है। इन इनका नाम स्टूडेंट्स होता है सब पोलर लो प्रेशर, ठीक है। क्या होता है इनका नाम, सब पोलर लो, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स हो गए, SPLP, या ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वापस एयर हवा में जा रही है, एयर हवा में जा रही है। ये ट्राई सेलुलर मॉडल जब हम पढ़ेंगे ना, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, उसमें और ढंग से क्लियर होगा। अभी आप मोटे मोटे तरीके से समझ लीजिए कि ये प्रेशर बेल्ट्स क्या क्या होता है, ठीक है। और हम डिटेल में देखेंगे कि विंड्स एक्चुअली में कैसे काम करती है, ऊपर ही क्यों जा रही है हवा, नीचे क्यों आ रही है, ये हम देखेंगे। तो लास्ट वाला जो बेल्ट होता है वो होता है हमारा पोलर हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर का वापस मतलब सेम, कि हवा क्या हो रही है, हवा सबसाइड हो रही है, हवा नीचे आ रही है जमीन की तरफ, ठीक है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। तो ये मेन मेन बेल्ट्स हमारे प्रेशर बेल्ट्स कवर हो गए, ठीक है। अब हम हमारे, अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये नीचे वाला मैं हटा देता हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम हमारी बुक्स की लाइंस में क्या लिखा हुआ है वो रीड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, जनवरी और जुलाई की बात हो गई है। अब हम देखेंगे कि जनवरी जुलाई में चेंज कैसे होता है, ठीक है। अब देखो, जनवरी में क्या हो रहा है कि जनवरी में जो सन है, सन का मूवमेंट है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब सदर्न हेमिस्फीयर में सन का मूवमेंट है, तो मोटी मोटी तरीके से सन, जो प्रेशर बेल्ट्स होंगे वो साउथ में क्या होंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में मोटे मोटे तौर से जो प्रेशर बेल्ट्स होंगे या जो आइसोबार्स होंगे वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे। इस तरीके के होंगे वो, ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे, ठीक है। इतनी बात हमको समझ आती है।
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में हम देखेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो वाटर का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो पानी का कंटेंट ज़्यादा है तो पानी क्या करता है कि पानी अपनी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। वो ना बहुत जल्दी गर्म होता है ना बहुत जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, तो वो मेंटेन करके रखता है। अब पानी अगर अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर लीड्स टू प्रेशर वेरिएशन, तो प्रेशर भी उसका ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो हमको कैसी लाइंस दिखती है? हमको पैरेलल लाइंस देखने को मिलती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि द प्रेशर बेल्ट्स, ध्यान से सुनिए, द प्रेशर बेल्ट्स डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ सन। अब जैसे ही मैंने बताया कि सन नीचे की तरफ गया है, सदर्न हेमिस्फीयर में सन गया है, अगर सन कहाँ गया है? सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर वाला एरिया गर्म होगा। अब क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पार्ट ओशियन का है तो ओशियन इतने ज़्यादा गर्म होंगे नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गए या बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए। इस वजह से जो प्रेशर जो आइसोबार्स हमको देखने को मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? पैरेलल मिलते हैं। पर ये इफेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एकदम चेंज हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हुआ है? सन तो गया हुआ है नीचे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है ज़बरदस्त सर्दी। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर सर्दी पड़ रही है तो आप देखो कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, हम तो इंडिया में रहते हैं तो हमको इतना फील नहीं होता, पर जो पोलर बेल्ट्स हैं, जो सब पोलर बेल्ट्स हैं या जो टेम्परेट जोन्स कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। अब उनके ठंडे होने की वजह से जो प्रेशर वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे जो पॉइंट ठंड में जो जहाँ पर प्रेशर होगा अलास्का में या अमेरिका के ऊपर कनाडा में, अलास्का में, साइबेरिया में, वो प्रेशर अटलांटिक ओशन में बहुत नीचे बनेगा। ठीक है, वो हाई प्रेशर अटलांटिक ओशन में नीचे बनेगा, इसलिए ये जो बेल्ट्स हैं ये नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको सिंपल सा। जो लैंड होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा दिखाती है। क्या दिखाती है? टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा शो करती है, तेज शो करती है। टेम्परेचर डिफरेंस उसमें लैंड पर तेज होता है, एकदम से गर्म होगी लैंड और एकदम से ठंडी होगी। पानी के साथ ऐसा नहीं है, पानी से ज़्यादा तेज जो चेंज होती है वो हमारी लैंड होती है। तो अगर मान लो कि हाई प्रेशर है बहुत ज़्यादा, कहाँ पर हाई प्रेशर है? अगर लैंड पे, तो वो हाई प्रेशर अगर समुद्र में हम देखेंगे तो वो समुद्र में ऊपर के जो लैटिट्यूड्स है वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे सन अभी कहाँ है? देखो मैंने लाल गोला बना दिया, यहाँ है सन, तो नीचे वाला पोर्शन तो हमारा क्लियर हो गया। ऊपर क्या है? ऊपर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, वो वेरिएशन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि लैंड है, तो लैंड पर प्रेशर क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा है। अब उस ठंडक को मैच करने के लिए जो आइसोबार हम ओशन के ऊपर से बनाएंगे वो बहुत ऐसे बेंडिंग होगा। देखो ये है वेरी कोल्ड, और ये बीच जो अटलांटिक ओशन है या ओशन का जो मोटा मोटा पार्ट है, ओशन का जो पार्ट है वो क्या है? मॉडरेट है। ठीक है, इस वजह से ये जो बेंडिंग दिख रही है हमको, ये देखने को हमको मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो जो अगर मान लो टेम्परेचर में डिफरेंस भी लेता हूँ तो जो अगर प्रेशर बेल्ट है हमारा या जो आइसोबार है, अगर अटलांटिक ओशन में 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसी प्रेशर बेल्ट के हिसाब से अगर मैं उसी लैटिट्यूड पे अगर कॉन्टिनेंट में बढ़ूंगा तो हो सकता है वो 5 डिग्री सेल्सियस हो। देखो मैं 60 डिग्री बना देता हूँ यहाँ पर। ये जो प्रेशर बेल्ट जो हमारा मूव कर रहा है ना, तो इस 60 डिग्री पे जिस जगह पे कॉन्टिनेंट में 5 डिग्री सेल्सियस है उसी जगह पे ओशन में हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो बताया ना मैंने कि पानी धीरे से गर्म होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको आप बार बार रिवाइंड करके देखेंगे, आपको समझ आएगी। मैं 3 पॉइंट समझा दिए मैंने, ए बी और सी। ये बेंडिंग ऑफ आइसोबार्स दिखाता है। तो हमको देखना है कि इन द मंथ ऑफ जनवरी द आइसोबार्स बेंड टुवर्ड्स द ओशियन, ठीक है, बैंड्स डाउनवर्ड्स इन द ओशियन एंड बैंड्स अपवर्ड्स इन द कॉन्टिनेंट्स। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखना, दे ऑसिलेट विद द मूवमेंट ऑफ द सन। ऑसिलेट मतलब चेंज होते रहते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन विंटर दे मूव साउथवर्ड्स, देखा हमने, साउथवर्ड्स मूव हो रहे हैं। एंड इन द समर नॉर्थवर्ड्स, समर में क्या होगा? यही चीज़ उल्टी हो जाएगी, समर में वो नॉर्थवर्ड्स मूव करेंगे। चलिए अब जुलाई महीने की बात कर लेते हैं। देखिए जुलाई महीने में सारी चीज़ें एकदम उल्टी हो चुकी हैं।
जुलाई महीने में कहाँ है, सूरज आ गया वापस ऊपर। सूरज भैया हमारे, सूरज मामू चाचू कहाँ गए, सूरज चाचू हमारे ऊपर आ चुके हैं। तो नदर हेमिस्फीयर में हमारे पास में गर्मी वाला मौसम चल रहा है, ठीक है, जुलाई जून जुलाई में गर्मी वाला मौसम चल रहा है। अब जैसे ही हम नदर हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो आपको जहाँ जहाँ पे कॉन्टिनेंट दिखेंगे ना, वहाँ पर क्या है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं। जैसी किरणें पड़ रही हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। और गर्मी की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। अब चलिए ये चीज़ हमको समझ आती है, अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे हमको देखना है द फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस हैं जो वेलोसिटी, विंड के वेलोसिटी और डायरेक्शन को गवर्न करते हैं, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो दैट द एयर सेट इन मोशन ड्यू टू डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एयर कैसे मोशन में आती है, प्रेशर के डिफरेंसेस में। अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं, फर्स्ट है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। अब देखिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता क्या है। तो प्रेशर का जो डिफरेंस सरफेस के ऊपर मिलता है, जैसे किसी जगह पे प्रेशर है 10 मिली बार, किसी जगह पे है 15 मिली बार। अब एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाई टू लो, ठीक है। एयर कहाँ से मूव करेगी, 15 मिली बार से 10 मिली बार, ठीक है। तो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर फ्लो करती है। जैसे हमने देखा है जनरली भी हम देखते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है। अगर हम बलून में हवा भर के रखते हैं तो बलून में अंदर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा बाहर कम होता है, तो अंदर बलून से हवा बाहर आने की कोशिश करती है। द विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, द विंड एट द सरफेस एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स काम में आता है। इसी के साथ में जैसे हवा चलेगी ना सरफेस पे, तो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स है। अर्थ की जो भी सरफेस के ऊपर जो जो भी माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, उनकी वजह से फिर ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा। इसी साथ साथ में हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे कोरियोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हम कोरियोलिस फोर्स के बाद में पढ़ेंगे। चलिए तो अगेन हम क्या करेंगे, हम अर्थ को बना लेंगे। अब कोरियोलिस फोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स बनता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ हमको पता है रोटेट करती है, कहाँ से कहाँ रोटेट करती है बताइए, वेस्ट टू ईस्ट में अर्थ रोटेट करती है। और जैसे ही वेस्ट टू अर्थ ईस्ट में अर्थ रोटेट कर रही है तो ऊपर की हवा भी कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि हवा रुक जाएगी। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर रोटेट करती है तो कोरियोलिस फोर्स क्या कहता है, कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ इस तरीके से काम करता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी हवा किसी भी डायरेक्शन में चल रही है तो कोरियोलिस फोर्स उसको ट्राई करेगा कि उसको राइट की तरफ मोड़ दे, ठीक है। हम कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर, द फोर्स अप्लाइड, द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अब ये फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, भाई जाहिर सी बात है हम हवाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विंड के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो विंड के ऊपर ऐसा फोर्स अप्लाई होता है किस वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि कोरियोलिस फोर्स किस तरीके से काम करता है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इन अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। तो ये रोटेशन की वजह से होने वाला फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स। तो तीन मेजर फोर्सेस हमारे में बात किए गए हैं, एक है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, एक है फ्रिक्शनल फोर्स और एक है कोरियोलिस फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स का कुछ इफेक्ट आता है, वो हमको इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हवा अगर ऊपर बह रही है तो वहाँ पर ग्रेविटेशन का असर नहीं पड़ता। अगर बिल्कुल सतह के, अर्थ की सरफेस के पास बह रही है हवा, तो वहाँ पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। चलिए हम देखते हैं कोरियोलिस फोर्स थोड़ा सा डिटेल में। ये मैंने इक्वेटर बना दिया। अब अगर कोई भी हवा, अगर मान लो मैंने हवा की डायरेक्शन ली ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ हवा जा रही है, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। कोई भी हवा अगर जा रही है नॉर्थ की तरफ, किस तरफ चल रही है, नॉर्थ की तरफ, किस में, नदर्न हेमिस्फीयर में। कोरियोलिस फोर्स आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा साइंटिफिक टॉपिक है। नॉर्थ की तरफ हवा जा रही है तो किस तरफ मोड़ेगा वो, कोरियोलिस फोर्स इसको मोड़ देगा राइट की तरफ। इस हवा से राइट की तरफ, कहाँ मोड़ेगा, हवा से राइट की तरफ, ठीक है। अब चलिए, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कोई हवा चल रही है अगर ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये विंड है, ये कोरियोलिस फोर्स। अब अगर कोई हवा चल रही है ईस्ट की तरफ, तो अगर ईस्ट की तरफ हवा बह रही है तो उसको कहाँ मोड़ देगा कोरियोलिस फोर्स, वापस इसको, ये विंड की लगी है डायरेक्शन, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब विंड, तो कोरियोलिस फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब मान लो कोई हवा नीचे की तरफ बह रही है, ठीक है, विंड, तो उसको वहां से राइट की तरफ मोड़ देगा, तो ये है हमारा कोरियोलिस फोर्स। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में कहीं पे भी विंड बह रही है, नदर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ मोड़ता है, राइट डायरेक्शन में, ठीक है, कहाँ मोड़ेगा, राइट डायरेक्शन में। सेम चीज सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगी उल्टी, सेम चीज सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगी
उल्टी मतलब राइट की जगह कहाँ मोड़ेगा, राइट की जगह मोड़ेगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ये थी हवा, इसको हमने लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके की बाकी की आप डायरेक्शंस बनाएंगे और कोरियोलिस फोर्स का रिवीजन करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसे और ढंग से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।